जी नमस्कार। मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी और हम इनसे जानना चाहेंगे। दो तीन सवाल हैं मेरा, जो मैं इनके सामने पहले रख देता हूं, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को इनको सुनने में ज्यादा आसान रहे और इनको आपको बताने में ज्यादा मौका मिले, समय मिले, जिससे कि आपके और इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल हो सके। जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूंगा लक्ष्मण जी, और अपने व्यूअर्स को भी बताऊं कि हमारा सबसे पहला सवाल है कि आज संविधान दिवस, देश भर में हमारा सम्मान, हमारा संविधान के तर्ज पे ये नारे के साथ ये दिवस मनाया जा रहा है। यहां तक कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन जो कल से शुरू हुआ था, आज स्थगित किया गया संविधान दिवस को मनाने के लिए। पर एक दिन पहले, यानी कि सोमवार को, जस्ट एक दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, एक वर्डिक्ट बहुत ही अहम इंपॉर्टेंस रखता है आज की तारीख में। अगर देखा जाए तो वो संविधान से रिलेटेड है। संविधान में जब 1976 में इंदिरा जी ने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू दो वर्ड्स इंक्लूड कराए थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर, इस पे हंगामा हो गया था और यहां तक कि काफी रिट पिटिशंस फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। 2000 के आसपास सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील के द्वारा यह बात रखी गई थी कि संविधान के प्रियम्बल के साथ, प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए था, ना ही किया जाता है नॉर्मल कोर्स में। पर इन्होंने 76 में इमरजेंसी के दौरान दो शब्द इसमें इंक्लूड कराए, वो थे सोशलिस्ट और सेक्युलर। इनका कहना था कि आप एक तो इमरजेंसी के दौरान नहीं कर सकते, दूसरा प्रियम्बल के साथ आप टच बेस नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और तीसरा कि आपने किया भी तो आपने एक उसमें जब ऐड करते समय ये बात रखी कि 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान का निर्माण किया और प्रेजेंट किया, उसमें उस समय जो बैठे थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, उस वक्त भी ये बात आई थी कि इन दोनों शब्दों को, खासकर सेक्युलरिज्म शब्द को ऐड किया जाए, जो कि खारिज कर दिया था उस समय 1949 की कमेटी के मेंबर्स ने। और उन्होंने प्रियम्बल का प्रस्तावना जो तैयार किया, उसमें फिर 76 में छेड़छाड़ हुआ, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि वैधता है प्रियम्बल के साथ, क्योंकि प्रियम्बल में भी बदलाव किया जा सकता है। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और उसमें समय समय पर जरूरत पड़ने पे अमेंडमेंट्स की जा सकती है। और साथ में 1949 के लिए जो रेट्रोस्पेक्टिव 76 में किया गया था, वो भी पूरी तरह वैध है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी वैधता को जुडिशरी के बाद कैसे देखा जाएगा। हम लक्ष्मण जी के पास चलते हैं और लक्ष्मण जी से ही जानना चाहते हैं कि मामला क्या है, और वो हमें बेहतर समझा पाएंगे। जी लक्ष्मण जी। बहुत शुक्रिया अजय वर्मा जी और न्यूज़ नशा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये बहुत ज़रूरी विषय पर बातचीत के लिए मुझे आमंत्रित किया है। आज चूँकि जब हम और आप बात कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आज तारीख है 26 नवंबर। आज से तकरीबन 75 साल पहले, आज ही की तारीख को इस देश ने अपना एक संविधान बनाया था, जिसे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे बनाने में। और हजारों साल लगे बनाने में, अगर मैं ये कहूं तो बुरा नहीं हुआ। हजारों साल से इस मुल्क के बनने की जो कहानी थी, जो सफर था, उससे बहुत सारी चीजें ले करके, कभी बुद्ध से कुछ लिया, जैन से लिया, जीवक से लिया, कबीर रैदास से लिया, सिद्धोनाथों से लिया, फूले अम्बेडकर ने सबसे कुछ कुछ ले करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसका नाम है भारत का संविधान। जी। और आज ही की तारीख में 75 साल पहले इस देश ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया, खुद को समर्पित किया। इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और पूरे देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई। इस देश को अगर बनाना, बचाना और संवारना है, तो हर घर में एक किताब हो, बाकी हो चाहे ना हो,
लेकिन ये एक किताब अगर हर घर पहुंच गई जिसका नाम है भारत का संविधान, तो अधिकारों के प्रति सजगता, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता और ताकत, सशक्तिकरण वो पहुंच जाएगा। अब इससे इसलिए आज आपका सवाल बहुत अहम है। अजय वर्मा जी ने एक सवाल जोड़ा कि भाई आज के चंद रोज पहले, 1 या 2 दिन पुरानी सूचना है कि लगभग 20-22 साल, 24 साल पुराना सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था कि भाई प्रेम्बल में 2 वर्ड अमेंडमेंट के साथ जोड़ दिए गए, सेकुलर और सोशलिस्ट, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि ये गलत नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि इन शब्दों को प्रस्तावना से वापस निकाल दिया जाए, तो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी ये दोनों शब्द प्रस्तावना में, भारत के संविधान में, जिसकी शुरुआत वी द पीपल से होती है, उसमें ये दोनों शब्द रहेंगे। अब मैं अपने जवाब पर आता हूं अजय जी। पहला जवाब और बिल्कुल क्लियर वन लाइन जवाब। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान सभा में जो बहस हुई, उसमें भी ये सोचा गया कि क्या इन दोनों शब्दों को प्रेम्बल में रखा जाए कि नहीं रखा जाए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का कहना था कि आप इन्हें प्रेम्बल में रखें या न रखें, इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों की वैल्यूज को रख दिया है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन उसके वैल्यू सिस्टम में ऐड है। ऐसे दर्जनों, सैकड़ों, मतलब 400 से ऊपर अगर अनुच्छेद हैं, तो उसमें से दर्जनों तो सीधे सीधे कहते हैं कि हम एक सेकुलर और सोशलिस्ट रिपब्लिक है। ये तो एक बात है। इसलिए प्रेम्बल में वो शब्द सीधे नहीं आया, बाद में लोगों ने कहा कि जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे शब्द, वो वैल्यूज एक एक अनुच्छेद में वो शामिल है। जब वो समानता की बात करता है तो वो सेकुलर है, उसका कोई धर्म नहीं है, इस देश का कोई धर्म नहीं है। और इसका एक एक अनुच्छेद इस बात की बानगी देता है कि हम धर्म के नाम पर कोई राष्ट्र नहीं बना रहे, हम एक सेकुलर स्टेट बनेंगे। हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी एक धर्म के फेवर में नहीं खड़ा होगा, दूसरे के अगेंस्ट में नहीं खड़ा होगा। हमारे जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स भी हमें सेकुलर जमीन पर खड़ा करते हैं। फिर जो विजन है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का विजन जो है कि हम जो देश बनाना चाहते हैं वो कैसा होगा, तो वो एक सोशलिस्ट होगा, वो सोशलिस्ट कंट्री होगा, इक्वालिटी होगी। इक्वालिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो इक्वालिटी हमारे फंडामेंटल है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल है। तो ये मेरा मेरा कहना अजय जी साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है कि भले ये दोनों शब्द 1976 में जोड़े गए हों, इसे हटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों शब्दों के बिना भी ये देश का संविधान सेकुलर और सोशलिस्ट था। इन दोनों शब्दों के साथ भी है, जब बिना भी है साथ आ गया, तो अब इसे अलग से क्यों हटाना, अब प्रेम्बल का हिस्सा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक लार्जर डिबेट है, जिसमें इस देश के नागरिकों को ये बात समझ में आएगी कि हाँ, इस देश का जो संविधान है उसके अनुच्छेद बताते हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स बताते हैं, स्टेट ड्यूटीज, सेंट्रल की ड्यूटीज, सब कुछ बताती है कि वो एक सोशलिस्ट और सेकुलर कंट्री होगा। जी जी, एक एक सवाल इसी से उठता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर इशू पे अपना वर्डिक्ट देते हुए कहा है, जो मेरे समझ में आया। शायद मैं, क्योंकि मैं लीगल फ्रंट से हूं नहीं, तो शायद कहीं ना कहीं आप बेहतर समझा पाएंगे कि उन्होंने कहा है कि अदालत ने कहा है कि संसद के संविधान की प्रस्तावना को, संसद को इनफैक्ट संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने का पूरा अधिकार है, और इन संशोधनों की वैधता रहेगी। यानी कि एक नया डिबेट खड़ा हो गया। अब तक तो लोग मान के चलते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हम आर्टिकल्स पे कर सकते हैं, क्लॉजेस में कर सकते हैं, प्रियम्बल की तरफ किसी की नजर नहीं जाती थी, और वो बड़ा होली स्ट्रक्चर और एक होली स्क्रिप्ट माना जाता था। 76 में ये पहली बार इसमें 2 शब्द ऐड किए गए, जिस पे विवाद उठा। अब जब कोर्ट का ये कहना है कि संसद को पूरी तरह से अधिकार है कि वो प्रियम्बल में संशोधन कर सके,
और इन संशोधनों को की वैधता भी रहेगी। तो ऐसे में तो प्रियम्बल में जितनी चीजें हैं उनको बदलना, चेंज करना, हटाना, नए शब्द लाना, तो इसके लिए तो रास्ता खुल गया, जहां तक मैं समझ रहा हूं। पता नहीं आप इसको बेहतर तरीके से मुझे समझा पाएंगे। नहीं, असल में अजय जी, मैं भी उस तरह से, जो कि आपने डिस्क्लेमर दे दिया, तो वो डिस्क्लेमर मेरे लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि मैं उस लीगल एक्सपर्टीज़ से नहीं वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं कोई एक दावा नहीं कर रहा हूँ। एक तो ये बात, कोई और उसका जी जब सही बात। एक्सपर्ट होगा तो वो उसको क्लेम करेगा। मैं एक रेफ़रेंस लेकर के अपना पक्ष रख देता हूँ। अ, राम मंदिर का फैसला हो रहा था और इस समय बड़ा ज्वलंत मुद्दा भी चल रहा है कि कैसे संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। अगर आपका सवाल उधर होगा तो हम लोग आएँगे उस पर, जी, लेकिन मैं मैं एक उधर ही हाँ, जी, मैं जी, एक तरह से आएँगे उधर उस ही की तरफ आपको ले जा रहा था। जी बताएं। ठीक है, उस पे आते हैं, मैं उसका एक रेफ़रेंस पहले ही दे देता हूँ, उसके जी उसके रेफ़रेंस में। जी 2022 का वक़्त था और 2022 के वक़्त में राम मंदिर का फैसला आना हुआ और 19 में फैसला आया, 22 में ज्ञानवापी का विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाद में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जिनके घर प्रधानमंत्री जी त्योहार मनाने चले गए, जब वो चीफ जस्टिस थे। उस फैसले में उन्होंने एक रास्ता, गलियारा खोल दिया था कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 जो बनाया गया, जिसके तहत ये हुआ कि भाई 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस भी तरह से, जिस कंडीशन में होंगे, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसमें फिर विवाद ना हो। लेकिन जब राम मंदिर का फैसला आया तो उन्होंने एक रास्ता खोल दिया कि धार्मिक स्थल का उद्गम क्या रहा होगा, मूल क्या रहा होगा, इसको रोकता नहीं है 91 का वो अधिनियम। इससे फिर वो ज्ञानवापी, ज्ञानवापी के बाद संभल और संभल के बाद अभी और जाने कितनी जगह पे मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाएगा। हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं अजय जी, कि अगर इस देश के बुद्धिस्ट लोग आज ये कहने लग जाएं कि हमारे बुद्ध के अवशेष किन किन मंदिरों के नीचे हैं, हमें भी सर्वे करना है, हमें भी जरा देखना है कि बौद्ध मठों के कितने इमारतों के अवशेष मंदिरों में लगे हैं, तो कोई कोर्ट उनको एक दिन में न तो सर्वे का अधिकार देगी, न ही उनकी याचिका सुनेगी। लेकिन हाँ, वो संभल होगा, वो मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजना तो एक दिन में आपको मिल जाएगा, एक बार नहीं 2 बार सर्वे करना है, जाइए। तो एक तो ये डिबेट छोड़ देते हैं, वापस लौटते हैं उस विषय पर। वो जो गलियारा खोला कि आप उस धार्मिक स्थल का मूल उद्गम क्या है, उस उद्गम को खोज सकते हैं। इसी को संभल में वो उन्होंने किया, जिला न्यायालय ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, अगर वो दावा कर रहे हैं तो जरा इसका सर्वे कर लिया जाए कि मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर है कि नहीं है। इसी तरह से इस प्रस्तावना के शब्दों को, मेरा जहां तक मानना है कि उन्होंने ये कहा है कि भाई कोई भी उसमें जोड़ तो सकता ही है ना, और वो उन्होंने जोड़ दिया सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड अगर जोड़ा गया और हटाने के लिए आप कह रहे हैं, तो हटाना या नहीं है, यानी कल को उसमें क्या जोड़ें क्या निकालें, अगर इसका दुरुपयोग करने का मामला बनता है, तो फिर से मुझे लग रहा है कि जो प्रस्तावना को मूल ढांचा के अंश माना गया है और उससे उसको प्रोटेक्ट किया है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो उस प्रोटेक्शन के वजह से कोई चाह के भी इसमें वो बदलाव नहीं ला सकता कि कल इसका दुरुपयोग करे। ऐसा मेरा मानना है कि वो प्रस्तावना को ऐसे खुला नहीं रखेंगे कि उससे कल को कोई दुरुपयोग करे कि ये शब्द हटा दो, ये शब्द जोड़ दो। बाकी कोई लीगल एक्सपर्ट होगा तो वो इस पे अपनी बात रखेगा। जी। नहीं सही बात है, आपकी आपकी बात से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं अमित कुमार जी, दिल्ली से ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि अमित जी, जो एक आज संविधान दिवस है, तो उसके लिए आपको भी बधाई, हम सबको बधाई है इसके लिए। साथ में ये जानना चाहता हूँ कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट, उनका एक ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने पूरी तरह से उन रिट्स को खारिज कर दिया था, जो रिट्स दायर किए गए थे 2020 में। 1976 में जो 2 वर्ड्स डाले गए थे ना प्रियम्बल में, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, उनको हटाने की बात कही थी। और साथ में कहा था कि इमरजेंसी के दौरान कोई भी संविधान में जो संशोधन होगा वो वैध नहीं होगा, जो रिट में कहा गया था। रिट में ये भी कहा गया था कि अगर आपने 1976 में
इन दोनों को ऐड किया था, इन दो शब्दों को ऐड किया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1949 से ये वैध माना जाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कैटेगोरिकली और क्लियरली कह दिया कि संविधान में बदलाव का पूरा अधिकार संसद को है, साथ में नॉट ओनली संविधान प्रस्तावना में भी। जैसा कि मैंने देखा है, बहुत मेरी समझ है नहीं लीगल की, पर जो मुझे समझ में आया, ये कैटेगोरिकली क्लियर भी होना चाहिए कि आखिर है क्या ये। दूसरी तरफ उन्होंने खारिज कर दिया उन रिट्स को, ये कहते हुए कि कोई गलत नहीं है अगर संविधान में दो शब्द इंक्लूड किए गए हैं, वेलफेयर स्टेट के लिए सोशलिस्ट, और एक हर रिलीजन के लिए, हर तरह के जो लोग हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट धर्म को पालन करते हैं, उनके लिए अगर वर्ड सेक्युलर है तो इसमें गलती क्या है। उन्होंने खारिज कर दिया और उस विवाद को एक तरह से जुडिशियल एंड पे उसको थाम दिया गया है। पर पॉलिटिकली ये मुद्दा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से फिर उठेगा। क्या प्रियम्बल में हम बदलाव कर सकते हैं? क्या प्रियम्बल के बदलाव को निकाला जा सकता है? क्या प्रियम्बल में कोई भी संसद, जैसे कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान अगर लिविंग डॉक्यूमेंट है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कहा कि बदलाव वैध होगा, वैध हो सकता है और वैधता उसकी बनी रहेगी, तो वैसी स्थिति में शायद कल को आने वाली सरकार कुछ शब्द निकाल दे या शब्द ऐड कर दे। ये हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है? इसका क्या निचोड़ क्या है? क्या मामला सामने आया है और है क्या? सबसे पहले तो न्यूज नशा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। लक्ष्मण जी और अजय जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, हमारा जो संविधान है वो, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ मतलब ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर मान लिया हम लोग का जो आप लोकसभा राज्यसभा में संविधान में कुछ ऐसा बदलाव कर देते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है संविधान की मूल भावना को इधर उधर करने का, तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट उसको करेक्ट कर सकता है। मतलब इसको हर तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है। मतलब ऐसा है कि अगर कुछ जो बदलाव भी होगा वो भी संविधान संगत ही होगा। ये बहुत बहुत खूबसूरती है हमारे देश के संविधान की। तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी फेज में इसमें इस तरह का कोई बदलाव कर देगा जो कि आपस में एक दूसरे, कोई एक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद को काट रहा हो। एक मान ले मैं कुछ अमेंडमेंट ऐसा करता हूँ जिससे पता चला कि मैं ये अधिकार, हमारा संविधान इस वर्ग को ये अधिकार दे रहा है, और मान लिया मेरा कुछ अमेंडमेंट ऐसा होता है जिससे उसके उस अधिकारों का हनन हो जाए, तो इसको मॉनिटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है बैठा हुआ। तो हर जो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट 3 पिलर्स है, तो हर पिलर में भी आपस में एक दूसरे का गलती को करेक्शन करने का उपाय भी हमारा संविधान हम लोगों को दे रहा है। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट आया है, ठीक है, इस विषय पर लगातार से चर्चा होती रही है, राजनीतिक दल आपस में राजनीति करते रहते हैं, लेकिन हमें इसलिए हम लोग भारतीय बहुत निश्चिंत हैं कि हमारा संविधान जो है हर लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा, और संविधान के मूल भावना से छेड़छाड़, अगर गलती से कोई एक पिलर अगर आपका करता भी है तो दूसरा पिलर उसको संभाल लेगा। जो कि आज तक जैसे सुप्रीम कोर्ट के मामले में बहस हो, सुप्रीम कोर्ट के कल के डिसीजन से जो संकेत मिल रहा है, या जो आप और बहुतेक डिसीजन ऐसा है कि उसमें इतना मत चाहिए आपको कि उसको इधर उधर कर पाना सरकारों के लिए भी बहुत आसान नहीं है। और मतलब ये डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड हैं और हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। हर एक वर्ग का बहुत ध्यान रखा गया है, सबके साथ न्याय है। और लेकिन हाँ, समय के हिसाब से उन अमेंडमेंट का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो उस समय के हिसाब से, हालांकि बहुत दूरदर्शी थे, ये आज 75 वर्ष बीत गया, हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, आज भी कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमारा संविधान पुराना पड़ गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा उसमें अमेंडमेंट का बार बार जरूरत रहा है। हर सरकार अपने विवेक और अपने लोगों के जरूरत के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट करके उनका अधिकार, बेसिकली यही है कि हर एक वर्ग का अधिकार प्रोटेक्ट हो और हर चीज हो। अब जो इन दो शब्दों का बात है, सेक्युलर और सोशलिस्ट, तो शब्द के डेफिनेशन पर भी लगातार इस देश में चर्चा होती रही है। मतलब सेक्युलर शब्द का डेफिनेशन भी बहुत ब्रॉड है, और ये हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो उसका किस अर्थ को अपने साथ ले रहा है, किसको तरजीह दे रहा है। तो हम लोग को निश्चिंत रहना चाहिए, मैं यही बोल सकता हूँ। लक्ष्मण जी, हम आपके पास फिर आते हैं इस मुद्दे पे। देखिए, इससे एक जुड़ा हुआ मुद्दा है जो शायद मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं
हमारे देश के जो हमारे में देश में जिस तरह से हम रूल करते हैं, हमारा गवर्नेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, संविधान हमारा स्ट्रॉन्ग है, अकॉर्डिंगली हम संविधान पे बात कर चुके हैं। संभल का मामला इतना तुल क्यों पकड़ता जा रहा है? क्योंकि देखिए, पार्लियामेंट में भी अखिलेश जी ने इस पे टाइम मांगा फॉर अ प्रॉपर डिस्कशन। संभल में भी राहुल जी ने जाकर, आज शायद राहुल जी वहां गए थे, वहां थम नहीं रहा है मामला। क्या है इशू, क्या है, और क्या मतलब फैक्ट क्या है? क्या सिर्फ वो धार्मिक मुद्दे हैं या कुछ पॉलिटिकल कनेक्ट्स भी हैं उसमें? अजय जी, अब इस वर्तमान में संविधान इतना लागू तो है कि हम उम्मीद करते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष तटस्थ जांच करेंगी और फैक्ट क्या था वो देश को बताएंगी। तो ये बात इसलिए हम पहले उस पर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जो हो रही है उसमें ये पता चल रहा है कि ऐसा कोई निष्पक्ष और तटस्थ जांच नहीं हो पाती। दिल्ली में दंगा हुआ, आंदोलन के बाद दंगा के बाद कौन लोग जेल में हैं ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। 4 साल हो गए, ट्रायल नहीं हुआ अभी तक। तो एक ये पहलू है कि रियलिटी कुछ और है, और एक्सपेक्टेशन कॉन्स्टिट्यूशन की ये थी कि डेमोक्रेसी में अगर कोई भी ऐसी घटना हो जिसमें पत्थर चल जाएं, जिसमें गोली चल जाए, जिसमें 5 लोग 4 लोग 5 लोग जान से हाथ धो बैठे, उसकी तुरंत एक निष्पक्ष जांच हो और देश को सच बता दिया जाए कि भाई पहले शुरुआत यहां से हुई, फिर ये हुआ, ये दोषी हैं, ये देखिए सबूत है, और इन पर ये कार्रवाई होती है। तो लेकिन अब ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं हुई। उसी उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर सुबोध मार दिए गए, पता नहीं आज कोई जेल में है कि नहीं, मुझे नहीं पता। लिंचिंग करने वाले लोग गौ सेवा के नाम पर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को ही लिंच कर दिए, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। अब एक तो ये बात है, हुआ ये जो दुनिया को दिखा वो एक चीज है जिसपे हम टिप्पणी कर सकते हैं। वो हो ये रहा है कि वही जो अभी हमने जिक्र किया कि राम मंदिर के बाद मस्जिद के नीचे मंदिर, यहां मेरा इबादत घर था, यहां तुम आके कब्जा कर लिए, अब मुझे बदला लेना है, मुझे 500 साल का बदला लेना है, मैं याचिका दायर करूंगा, मैं ये सारे काम करूंगा। एक ही दिन में याचिका के लिए सर्वे की इजाजत मिल गई। अब ये सिलसिलेवार मैं बता रहा हूं जो दिखा, इसमें आप बिटवीन द लाइंस आप अपने आप समझिए कि क्या हो रहा है। बाकी जांच होगी तो वो अपनी बात बता देगी। एक दिन में सर्वे, 19 नवंबर को सर्वे हो चुका, दोबारा 24 नवंबर को सर्वे, सुबह पता चल रहा है एक सर्वे होगा, सर्वे टीम पहुंच गई, प्रशासन के पास क्या फीडबैक था, लोकल इंटेलिजेंस, एलआईयू, सीओ, पुलिस थाना, डीएम, एसडीएम, पुलिस के बड़े अधिकारी, क्या फीडबैक था आपके पास कि आप जब दोबारा जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा, जिस वकील को लेके जा रहे हैं उसका आरएसएस और बीजेपी से क्या रिश्ता है? वो लौट रहे हैं तो वो नारा कौन लगाने लगा, जय श्री राम और ये वो वीडियो में दिख रहा है। जितना मैं बोल रहा हूं वो सब वीडियो में दिख रहा है। जैसे वीडियो में दिखा कि वोट डालने के पहले पुलिस ने बंदूक तान दी, मुसलमान बस्तियों में पुलिस ने बैरिकेड लगा के आई कार्ड चेक किए, लोगों को पीछे धकेला, ये दिखा, देश को दिखा, चुनाव आयोग को नहीं दिखा। तो इस तरह से ये चल रहा है। संभल में भी यही हुआ। उसके बाद स्थिति बिगड़ गई, वहां पर गोली चली, पत्थर चले, 5 लोग 4 लोग 5 लोग, अभी पुलिस कह रही है शायद 3 लोग, और खबरें आ रही है मीडिया में 4 या 5 की, वो जान से हाथ धो बैठे। कहां है वो इंटेलिजेंस? क्या कोशिश की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने? एक बार सर्वे हुआ तो दोबारा क्यों गए? दोबारा गए तो तैयारी के साथ क्यों नहीं गए? दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत के साथ क्यों नहीं गए? अगर वहां तनाव की स्थिति बन सकती थी तो उससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी क्यों नहीं की? पत्थर के इंतजार में क्या होते हैं? टीवी पे डिबेट क्या हो रही है, पत्थर चलेगा तो गोली खाओगे, पत्थर चलेगा तो 800 लोग अनाम मुकदमा दर्ज होगा, जिसको मन करा है पकड़ के पुलिस ले जाएगी, एनएसए लगाएगी, जेल में डालेगी, मारेगी, पीटेगी। पहले क्यों नहीं ये सब हुआ? संभल में ये हुआ। संभल में ये हुआ ताकि आप मूल विषयों पर बात न कर सकें। एक एजेंडा, एक पैटर्न, एक नैरेटिव, बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हो रहा है, और मस्जिद के नीचे से मंदिर, मस्जिद के सामने डीजे, ये कटें वो कटें, ये बटें ये लड़ें, दंगे,
और अपने अपने बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ना, विदेश में पढ़ना, अच्छे नौकरी पाना। और इस देश में जो शिक्षा बर्बाद हो रही है, रोजगार खत्म हो रहा है, महंगाई है, इस पर डिबेट ना हो। यही संबल में हो रहा है। ये एक पैटर्न है, ये देश को नफरत की तरफ ले जाने का पैटर्न है, बांटने का पैटर्न है। और इस चीज की जांच होनी चाहिए कि 1.5 महीने में उत्तर प्रदेश में एक थ्योरी दी गई नारे की तरह, और अब प्रैक्टिकल बहराइच में हुआ और अब संबल में हुआ। बस मुझे ये कहना है। बाकी ये पैटर्न बड़ा, नैरेटिव बड़ा विध्वंसात्मक है और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर संकट बन के आया। जी अमित जी, आप इस पैटर्न, नैरेटिव और संवैधानिक संस्थाओं पे जो एक क्वेश्चन मार्क उठ गया है, उस पे क्या कहेंगे आप? आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे लक्ष्मण जी बता रहे हैं, दुरुपयोग तो हर एक समय में अलग अलग तरह से आपको देखने को मिलेगा। और जो हम लोग बात करते हैं, ये स्टेट इतना ताकतवर बना दिया गया है, इतना ताकतवर बना दिया गया है कि लास्ट आपका आदमी है, वो न्याय के लिए आज भी भटक रहा है। और ऐसा माना जाता, हम लोग ये मान के चलते हैं कि स्टेट अन्याय नहीं करेगा, बस ये इस बेसिक्स पे हम लोग चलते हैं। लेकिन स्टेट चलाने वाले इतने शक्तिशाली हैं, अगर किसी कारण से कोई अलग थलग पड़ गया, सिस्टम से अलग थलग पड़ गया, तो वो इस कंट्री में न्याय पाने के लिए भगवान ही मालिक है उसका। ये बहुत बड़ा सच है। एक आम आदमी के लिए अगर आप देखोगे, तो अगर कोई जमीन विवाद में फंस गया तो पूरा जीवन उसका 3 पीढ़ी तक उसको न्याय नहीं मिल पाता है। कि कभी पुलिस के चक्कर में ही अगर आप फंस गए, तो आपको पता चलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना मजबूत है। तो ये बहुत बड़ा ये जिसको डॉक्टर लक्ष्मण उजागर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत बड़ा है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लोग अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करने लगता है, अपने ढंग से। अब आप इतिहास में करे गए गलतियों को अगर आज आप करेक्शन के लिए चले जाएंगे, तो ये विवाद इस जन्म में नहीं खत्म हो पाएगा। हम लोग की पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी और ये विवाद कोई खत्म नहीं कर पाएगा इस डिबेट में। तो लेकिन जरूरत है कि समाज में सद्भाव बनाकर, और स्टेट को भी ना चेक एंड बैलेंस कैसे करेंगे, ये इसके लिए भी अगर संविधान और वहां अगर चर्चा हो उनके मिसयूज का, आज तक आप कभी नहीं देखेंगे कि उस लेवल में पनिशमेंट मिलता है कुछ गलती करने का, कभी नहीं मिलता है। बाद में पता चलेगा कि वो कोई 20 साल, कोई 25 साल जेल में अपना जीवन बिता दिया, लास्ट में आप धीरे से उसको वो बाहर आ गया, तो कंपनसेशन तो मिलना नहीं उसको, ग्राउंड कभी मिल नहीं रहा है। तो हम मानते हैं कि देखो, संविधान बनाने वालों ने भी इतना नहीं सोचा होगा कि बाद में आपस में इतना दुर्भावना हो जाएगा, लोग उसी कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग करने लगेंगे। अभी आप देखो, बड़े बड़े लोग रोज ये विवाद, ये विषय बना हुआ है कि बड़े मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री जेल चले गए, आने के बाद पता ही नहीं है कि उनके साथ न्याय हुआ था कि उनके साथ अन्याय हुआ था। जब उस लेवल पर भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, या आप बोल सकते हैं कि कोई एक उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो आम आदमी, आखिरी आदमी का तो भगवान ही मालिक। अभी जो संभल में हुआ, आज हो गया, एक घटना घट गया, ये 800 लोग जो भी बुक किए गए, इनका क्या होगा अगला 15 साल, 20 साल, 25 साल? ये उस परिवार से ना फिर मीडिया उस पर ध्यान देगी, ना विपक्ष के नेता वहां जाएंगे, ना पक्ष के नेता जाएंगे, और वो अपना लड़ाई खुद लड़ रहे होंगे, लंबी लड़ाई लड़ रहे होंगे। अब सबूत और वो सब इंडिविजुअल पे चला आएगा। तो अब हम नागरिकों को भी ये समझना होगा कि राजनीतिक लोगों के उस राजनीति का हिस्सा ना बने जो उनके वोट बैंक के लिए इस देश में हो रहा है। ये दोनों तरफ से ही है, मतलब ऐसा नहीं है। हर जगह आप देखेंगे तो किसी एक मुद्दा, आप ट्विटर पे लोगों का देखेंगे कि किस डायरेक्शन में लोग आपस में बहस कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि 2 अलग अलग घटनाओं को लोग अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। कल वाला घटना किसी को सूट कर रहा है, कोई दूसरा घटना किसी दूसरे को सूट कर रहा है। कि मैं पढ़ रहा था कि जितने बड़े राजनेता हैं उनके बच्चे बीसीसीआई का हेड कर रहे हैं, विदेश में हैं, और ये आम आदमी यहाँ उनके कहने पर आप बोल सकते हो कि न्याय की लड़ाई लड़ रहा है कि हमको मेरे धर्म के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो अलग, अब हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं राजनीतिक लोग किस लेवल पे बंटवारा कर सकते हैं, जो ये पूरा देश। हाँ, तो ये है, इस पे भी विचार होना चाहिए कि आखिर में
कुछ हर एक व्यक्ति को वास्तविक न्याय मिले समयबद्ध तरीके से, तो इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। जाते जाते मैं आप लोगों के साथ एक खबर साझा कर दूं, और आप अगर चाहें तो उस पर अपना कमेंट्स भी दे सकते हैं। जैसे कि बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास के अरेस्ट के बाद करीब तकरीबन 2000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हिंदूज, उन पे जम के लाठी टीयर गैसिंग हुई है। और इस तरह की घटना 200 जगहों पे, 200 के डिफरेंट जो प्रोटेस्ट हुए थे हिंदू के द्वारा, पर्टिकुलरली हिंदूज पे जो अटैक बांग्लादेश में हो रहा है, उस पे केंद्र का रिएक्शन ठीक है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिएक्शंस आप देते हैं, पर हमारे जो आप क्यों नहीं वो स्टेप लेते हैं जो आपके साथ आपके कॉर्पोरेट, नामी गरामी कॉर्पोरेट हैं, उनका पावर सप्लाई होता है बांग्लादेश में। अगर आप बंद कर देंगे तो बांग्लादेश की स्थिति में चेंजेस, डिप्लोमेटिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके तहत हम नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं। ये तो आम चीज है, जो देश में होता है वो बांग्लादेश में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी होता है, हर जगह पे जहां जिसका राज होता है, दूसरे अपने हिसाब से काम करते हैं और परेशान आम जनता होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जाते जाते शॉर्ट में लक्ष्मण जी, संक्षेप में आप क्या कमेंट करेंगे इन चीजों पर? देखिए, इसमें अजय जी बिल्कुल क्लियर है कि एक रिश्ता होता है जो दो ताकतवर लोगों के बीच होता है। एक गुलाम और मालिक के बीच कभी भी बराबरी का रिश्ता या न्याय का रिश्ता हो ही नहीं सकता। राजा और प्रजा के लिए एक नियम हो नहीं सकता। बांग्लादेश हो या भारत हो या कोई भी मुल्क हो, आज संविधान दिवस पर हम बात कर रहे हैं, हम तो अपने इस देश के संविधान बनाने वालों को याद करके सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इस देश को धर्म, जो कि बटा था, वो देश उस समय संविधान बना था जिस समय धर्म के नाम पर बटा था, फिर भी ऐसे प्रोसेस बनाए, ऐसे नियम कानून बनाए कि यह जुड़ सके, मजहब की बुनियाद पर बंटे नहीं। जात की बुनियाद पर ये 6000 से ज्यादा जातियों में बटा देश था। कोशिश की गई कि संविधान उन सबको जोड़ेगा, बराबर इक्वल प्लेइंग फील्ड ले आएगा, देश चलाने में भी वो लोग शामिल हो जिनको इंसान ही नहीं समझा गया। ये खूबसूरती इस मुल्क के आईन की थी, संविधान की थी। अगर वक्त के साथ कुछ बदलाव चाहिए तो उसके लिए प्रोसेस है, आप उसको फॉलो करके संविधान को बदल लीजिएगा। जिन देशों ने इस तरह के सेकुलर, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव, इक्वालिटी, इगलिटेरियन सोसाइटी और विजन को नहीं चुना, हमारे पड़ोस के, उनकी क्या हाल हुए। नेपाल ने हिंदू राष्ट्र चुना, आज वो कहां खड़ा है, पाकिस्तान कहां खड़ा है, बांग्लादेश कहां खड़ा है। एक तो ये मेरी टिप्पणी है कि हम कम से कम, ऐसा ख्वाब था, हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि ये उसी दिशा में जाए, इसलिए बार बार वो पड़ोसियों को याद करते हैं। मैं दूसरी बात ये कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, जब भी ऐसा होगा कि एक तबका डोमिनेट करेगा, तो वो दूसरे के खिलाफ, अगर वो अपने रिलेशन जो पावर स्ट्रक्चर है, उस पावर स्ट्रक्चर में उसके खिलाफ है, तो वो उसका दमन करेगा। लेकिन दूसरे देश का पावर स्ट्रक्चर, अडानी जी के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के पैसे से कोई ऐतराज उनको नहीं है। अगर अडानी जी को पैसा और मुनाफा चाहिए होगा तो वो चाहे पाकिस्तान से मुनाफा दे, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे अमेरिका, चाहे रूस से। लेकिन एक गरीब कमजोर लोगों के लिए पहचान आधारित खतरा हमेशा मुश्किल में पड़ता जाएगा, क्योंकि वो पावर स्ट्रक्चर के रिलेशनशिप में एक ताकतवर का है और एक कमजोर का है। तो ये मुझे बस इशारे में इतना ही कहना है। शुक्रिया। अमित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे संक्षेप में इस मुद्दे। देखो, बिजनेसमैन के लिए तो सीरियसली पूरा दुनिया बिजनेस ही है। वो ये नहीं देखता है कि बांग्लादेश से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, अमेरिका से पैसा आ रहा है, भारत से पैसा आ रहा है। उसके लिए सिंपल, एवरीथिंग इज बिजनेस। और ये दुर्भाग्य है कि राजनीति में भी, आज के दिन में राजनीति भी हर चीज में बिजनेस हो गया है। तो राजनीति का बिजनेस से दूर होना बहुत जरूरी है। राजनीति का मतलब जो हम लोग मानते हैं कि अंतिम व्यक्ति को वेलफेयर मिले, उसको न्याय मिले। हम संविधान दिवस के दिन यही प्रार्थना करेंगे भगवान से भी कि सबको भगवान सद्बुद्धि दे कि समाज का अंतिम खड़ा व्यक्ति, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, ह्यूमैनिटी, मानवता एक बहुत बड़ा चीज है और हर को न्याय मिले। जो जहां फिर ये राजनीतिक रूप से कोई अल्पसंख्यक है, कोई बहुसंख्यक है, लेकिन इंसान इंसान है। पूरे दुनिया में न्याय हो और भारत का संविधान मजबूत हो, सही मायने में
देश के आखिरी लोगों को भी ऐसा महसूस हो कि मेरे लिए एक प्रोटेक्टर के रूप में एक हमको संविधान का संरक्षण प्राप्त है। और इससे ज्यादा क्या बोलूंगा आज के दिन में, आज तो प्रेरणा लेने का दिन नहीं, चलिए अच्छा लगा आप लोगों से सुनकर, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत फायदा हुआ है, इंपॉर्टेंट वैल्यूबल पॉइंट सामने आए हैं। तो आज इस संविधान दिवस पे मैं सिर्फ इस डिबेट को खत्म करता हूँ सिर्फ एक लाइन के साथ कि समय आ गया है सोचने का, विचारने का, और संविधान को नहीं पढ़े हैं तो फिर से एक बार पढ़ने का। जी नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।